हे गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज कौशल गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। दोस्तों आज मेरे भारत यात्रा के चौथे पड़ाव का डे 3 है और इस डे 3 में मैं पहुंच चुका हूं सिलीगुड़ी या किशनगंज के आसपास में हूं। रात को तकरीबन 9 या 10 बजे तक मैंने राइड किया और उसके बाद एक पेट्रोल पंप है यहाँ HP का, उनसे परमिशन लिया और इस जगह में मैंने अपना टेंट लगाया। धन्नो यहाँ खड़ी है। रात को खाना भी मैं पीछे खा लिया था और साथ ही यहाँ एक ट्रक ड्राइवर थे, उनके साथ मिल करके खाया। आज का जो सफ़र रहेगा मेरा गुवाहाटी के लिए रहेगा, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास का है। सुबह के 5:30 से 6 बजे के आसपास हो रहा है। 6 नहीं बजा है, 5:30 ही है। 6 बजे एग्जैक्टली मेरे को यहाँ से निकलना है ताकि 12 घंटे का राइड दिखा रहा है तो मैं शाम 6 बजे तक गुवाहाटी पहुँच सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। तो जी भाई साहब, इस तरह से आज का मेरा ये सफ़र का शुरुआत हो रहा है। पिछला रात मैं इस पेट्रोल पंप में गुजारा था और बहुत ही अच्छा रात था। फिलहाल अभी इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से मैं निकल चलता हूँ। ठीक है भैया, चलता हूँ। तो चलिए चलते हैं। और आज का जो मेरा डेस्टिनेशन होने वाला है वो गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी लगभग यहाँ से 600 किलोमीटर है। मिलते हैं सीधा रास्ते में। शुरुआत हो चुका है। आप जान रहे हैं कि मैं बड़े ही साधारण घरेलू बाइक 125 सीसी होंडा साइन में इस सफ़र को कर रहा हूँ, बहुत ही कम बजट में और सीमित साधनों के साथ। मतलब मेरे पास रुकने के लिए टेंट है, जिसको आपने देख ही लिया कि कैसे मैंने पेट्रोल पंप में रात गुजारा, और कुकिंग करने के लिए कुछ कुकिंग मेरे पास सामान है जिससे मैं खाना भी बना लेता हूँ। फिलहाल कभी कभी होटलों में भी खाता हूँ। इस प्रकार से ये यात्रा को करने वाला हूँ। उठने के लिए तो आज सुबह 5 बजे मैं उठ गया था, लेकिन पेट्रोल पंप से निकलते निकलते मेरे को लगभग 6:30-7 बज गया। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह किस तरह से रोड का नज़ारा जो दिखाई दे रहा है। लेट क्यों हुआ ये बता देता हूँ। देखो, आधा घंटे के आसपास तो मुझे केवल टेंट और सामान पैकिंग में लग गया। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ पेट्रोल पंप में ही, और नहाना धोना सारा चीज़ मतलब सुबह सुबह ही कर लिया मैं वहाँ पे। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ और बस सफ़र स्टार्ट कर दिया हूँ। देखते हैं कितना समय में इस सफ़र को पूरा कर पाऊँगा, क्योंकि अभी अगर 7, सवा 7 के आसपास बज भी रहा है तो लगभग 12 घंटे से ऊपर का राइड मोबाइल दिखा रहा है। तो 12 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा मेरे को पहुंचने में। मतलब शाम के 7, 7:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। यहाँ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है और बोर्ड में लिखा हुआ है किशनगंज 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि मैं बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में था। ये अजीब सा लोकेशन है। यहाँ पे कुछ दूरी पे वेस्ट बंगाल है तो कुछ दूरी में बिहार है। फिलहाल इस बोर्ड में ये भी लिखा हुआ था कि यहाँ से दार्जिलिंग 147 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 117 किलोमीटर और गुवाहाटी को मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। रात में मुझे पेट्रोल पंप वाले भैया ने भी बताया था कि आप इस वक्त जिस पेट्रोल पंप में रुके हो ये है वेस्ट बंगाल, और यहाँ से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में ही बिहार स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद बिहार स्टार्ट होता है। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ का जो मैपिंग है ना, खतरनाक वाला मैपिंग भाई साहब। अभी तो फिलहाल बिहार से होकर गुजर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल से 2-4 किलोमीटर के बाद फिर से वेस्ट बंगाल शायद स्टार्ट हो जाए। अब यहीं से देख लो आपकी पूरा ग्रीनरी वाला जो माहौल है, मतलब लैंडस्केप है, वो चालू हो चुका है और इतना खूबसूरत दिख रहा है। ये जो 4 लेन वाला रास्ता है और जो ये पूरा ग्रीन चारों साइड है, खेती बाड़ी पेड़ पौधे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देना चालू हो चुका है। इसका मतलब यही है कि आगे कुछ ही दूरी में सिलीगुड़ी स्टार्ट हो जाएगा। सिलीगुड़ी बोल रहा हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाएगा, या तो फिर शायद स्टार्ट हो ही चुका है। बस ये है कि ये जो रास्ता है ना बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। खासकर ये खेती बाड़ी और ये जंगल का जो कॉम्बिनेशन है सड़क के साथ, एकदम शानदार है। तो जी भाई साहब, हमें दिख गया है ये टी गार्डन, और नॉर्थ ईस्ट के इंटर करने पे टी गार्डन ना दिखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम लोग अब प्रॉपर पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में टी गार्डन दिखना चालू हो चुका है। और कुछ दूरी को तय करेंगे तो हम प्रॉपर टी गार्डन की नगरी जो आसाम है वहाँ पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं इधर टी गार्डन चारों तरफ है और साथ ही साथ उनका फैक्ट्री भी है। तो इस तरह से शुरुआत हो चुका है नॉर्थ ईस्ट का। आज तीसरा दिन है और इस 3 दिनों में मतलब पहली बार अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ, मैं नॉर्थ ईस्ट राइड स्टार्ट कर चुका हूँ।
हूँ तो बहुत ही बेहद ही खूबसूरत इस रास्ते को क्रॉस करते हुए एक अच्छा फील आ रहा है। और यहाँ से दार्जिलिंग कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बहुत ही मज़ेदार मज़ा आ जा रहा है। तो भाई साहब, जब से मैं इंटर किया हूँ वेस्ट बंगाल में प्रॉपर तरीके से, तब से मैं देख रहा हूँ ये सामने एक बाइक चल रही है, आप देख सकते हैं। ये पता नहीं क्या बेच रहे हैं। इसमें बाइक में दोनों साइड मटका, मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, सिल्वर का एक पात्र है, उसको बांध करके चल रहे हैं। और यहाँ का जो बाज़ारों का स्वरूप है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। मतलब पीछे बिहार का बाज़ार अलग दिख रहा था, झारखंड का बाज़ार अलग दिख रहा था, और मैं छत्तीसगढ़ का बाज़ार को तो और बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। तो यहाँ प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर ही बदलते जा रहा है। फिलहाल यहाँ से अब फिर से एक दिख गया बोर्ड जिसमें गुवाहाटी दिख रहा है। 145 किलोमीटर, नहीं कितना, 545, पता नहीं कितना था, देख नहीं पाया। फाइनली रुककर पता किया तो ये देख रहे हो आप हसीन वादियों को, तो ये प्रॉपर पता चल गया मेरे को कि ये जो टी गार्डन है वो है दार्जिलिंग में। और इस वक्त मैं दार्जिलिंग इंटर कर चुका हूँ और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 550 किलोमीटर का सफ़र अभी बचा हुआ है मेरा। तो बस ये खूबसूरत वादियों से होकर के गुजर रहा हूँ। रोड का भी बदल चुका है, सीसी रोड आ गया है और मतलब और भी ज़्यादा अच्छा फीलिंग आना चालू हो गया है। इतना मतलब सुहाना मौसम, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। सारा ठंडा मतलब उतना नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा फील होना चालू हो गया है। वेलकम टू महानंदा बैराज। तो जी हाँ साथियों, इस वक्त मैं महानंदा बैराज के पास पहुंच चुका हूं और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये महानंदा नामक नदी पर बना हुआ एक बैराज है। वैसे अगर मुझे आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही खूबसूरत नदी बहती है, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी बोला जाता है, वो महानदी नाम है उसका। और उसका अगर पौराणिक कथा सुनेंगे तो महानंदा उसका भी नाम है। तो फिलहाल मैं इस वक्त वेस्ट बंगाल के महानंदा बैराज या नदी पर से होकर के गुजर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ स्वागत महानंदा का ही बोला जा रहा है। तो ये सबको क्रॉस करते हुए भाई आपका गाड़ी धन्नो जो है ना, लगातार गुवाहाटी के लिए एकदम फ्लो में चल रहा है ब्रो। अब इस वेदर को देख करके ऐसा लग रहा है कि 100% पानी गिरने वाला है और मेरा भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हुआ। और ये रास्तों को देख करके तो बहुत अच्छा फील आ रहा है, लेकिन भाई साहब मतलब पानी गिरेगा तो मेरा मोबाइल और बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होगा। और ये रास्तों को देखने से ये लग रहा है कि कहीं पे मतलब कोई छाँव वाला जगह नहीं है। फिलहाल अभी मैं न्यू जलपाईगुड़ी के पास पहुंचने वाला हूं। काफ़ी अच्छा दूरी तय किया है मैंने, रास्ता अच्छा होने के कारण से। और अगर पानी गिरा तो मेरा आज का जो टूर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो विश करता हूं भगवान से कि पानी ना गिरे। भाई साहब, तो अभी जो ये पुल आप देख रहे हैं और ये जो नदी देख रहे हैं ये है टिस्टा रिवर। टिस्टा रिवर का एक्चुअल ओरिजिन कहाँ से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है सिक्किम ही है। और जब मैं सिक्किम गैंगटॉक का सफ़र किया था तो इसी रिवर में अपने जीवन में पहली बार वाटर राफ्टिंग और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वगैरह किए थे हम लोग। फिलहाल ये रिवर आगे जा करके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। यकीन नहीं करोगे आप, गाड़ी चलाते चलाते मेरे को झपकी सा आ जा रहा था। सुबह 4-5 बजे का उठा हुआ हूँ, रात को भी 10-11 बजे के आसपास सोया था। और कल दिन भर टायर्ड हो जाने के कारण से ऐसा नींद आ रहा था कि पूछो मत। इसीलिए मैं यहाँ पे इस जगह पे अभी पावर नैप लिया हूँ और अपनी धन्नो जो है वो भी हल्का सा पावर नैप ले लिया है। अब धन्नो रेडी हो चुकी है जाने के लिए, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। गुवाहाटी अभी भी 350 से 400 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। चलो भैया, तो निकलने का वक्त आ चुका है। कुछ सामान तो नहीं छूटा है, हाँ नहीं छूटा है। तो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं और अभी मैप में 350 किलोमीटर दिखा रहा है। 350 किलोमीटर मतलब लगभग 7 घंटा। और 7 घंटा का जो वक्त है ना भाई साहब वो काफ़ी लंबा है। लगभग 11, सवा 11 बज रहा है और 15-20 मिनट का ही पावर नैप लिया हूँ मैं। तो मतलब मान के चलिए 6, साढ़े 6 बजे के आसपास पहुँचूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ नॉन स्टॉप अभी 100 किलोमीटर लगातार चलाता हूँ, बिना कोई रिकॉर्डिंग, बिना कुछ किए, एकदम नॉन स्टॉप चलाऊँगा, तभी जा कर के कवर कर पाऊँगा। भाई साहब, तो अपन तेल फुल करवा लिए और मैं क्या सोच रहा था कि आपको एक बार बता दूं
अभी तक का हिसाब, आज मेरा डे 3 है। तो जब डे 1 को मैं निकला था तो उसके एक दिन पहले मतलब डे 0 को रात को ही मैंने 500 का तेल डलवाया था। फिर डे 1 को मैंने 1000 का डलवाया था, डे 2 को 1000 का डलवाया था और आज मैं 1100 का डलवाया हूँ। तो इस तरह से 3600 रुपये का तेल हो चुका है। इस तरह से मैं अभी तक 2 राज्य पूरा कर चुका हूँ, मतलब आज के सफ़र में। देखिए, बिहार से स्टार्ट किया था, हालांकि वेस्ट बंगाल से किया था, देन उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद फिर से वेस्ट बंगाल, मतलब 2 ही राज्य हो रहे हैं। और ये तीसरा राज्य अब इंटर करने वाला हूँ, वो है आसाम। तो ये बहुत सारे जो ट्रक आप खड़े देख रहे हैं, ये बॉर्डर के कारण से खड़े हुए हैं। आसाम इंटर कर चुका हूँ और ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, जिन पर लाल पट्टियाँ लगी हुई है, ये सभी की सभी गाड़ियाँ भूटान की हैं। बीपी नंबर है इसका और भूटान यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मतलब भूटान के एकदम बॉर्डर के किनारे से होकर के जा रहा हूँ। लगभग 40-45 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी भूटान का। पता नहीं भाई साहब, ये वीडियो जो है ना कब मैं अपलोड कर रहा हूँ, मतलब कब आप देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरे इस यात्रा को ख़त्म करने के बाद ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो काफ़ी वक्त हो चुका है इस वीडियो को शूट किए हुए और अभी जो ये वक्त चल रहा है, मतलब अप्रैल का महीना है और आज 17 अप्रैल, क्या 17-18 अप्रैल है एग्जैक्टली, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो आज मतलब अभी अप्रैल और मई के माह में आसाम में बिहू पर्व आयोजित किया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है रास्ते में मुझे बिहू पर्व में जो भी लोग शामिल होते हैं वो अपने ड्रेसअप के साथ ज़रूर दिखेंगे। 5 किलोमीटर पीछे ही मैंने बिहू का बात किया है और आप देख लीजिए बिहू वाले ड्रेसअप में जो लोग हैं वो दिखाई दे ही दिए मुझे। आसाम जो राज्य है वो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ एक राज्य है और पहाड़ों में चारों दिशाओं से, मतलब हिमालयन का थोड़ा सा रेंज, मतलब इधर उधर करके चारों दिशाओं से पहाड़ों से जो नदियाँ बन करके आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। तो अभी एक और रिवर से क्रॉस कर रहा हूँ। इस रिवर का नाम मानस रिवर है और आज के दिन में मैंने शायद अभी तक 3 या 4 बड़े रिवर क्रॉस कर लिया है। पेट पूजा हो गया रे बाबा। आप देख सकते हैं सामने सूरज ढल रहा है, मतलब शाम के वक्त मैंने खाना खाया है। शाम मतलब 4 साढ़े 4 के आसपास बज रहा है और जैसे जैसे सूरज ढलना चालू होता है, अच्छा गुवाहाटी आ गया, तो जैसे जैसे सूरज ढलना चालू होता है भाई साहब मेरा हार्ट बीट बढ़ता है। हार्ट बीट इसलिए बढ़ता है क्योंकि मुझे रात रुकने का जुगाड़ करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को सोच करके थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाता है, थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। तो फिलहाल मैं गुवाहाटी इंटर करने वाला हूँ। मुश्किल से 5 या 7 किलोमीटर का सफ़र बचा होगा गुवाहाटी पहुँचने के लिए और मेरे गोप्रो का बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसे चार्जिंग लगाता हूँ और देखते हैं मैं आप लोगों से कहाँ मिलता हूँ। दरअसल में जिसको मैं 5 या 7 किलोमीटर सोच रहा था वो 5-7 किलोमीटर नहीं था, 15-20 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ था। फिलहाल अभी मैं एक ऐसे जगह में पहुंचा हूं, मैंने अपने गूगल मैप में देखा तो मुझे पता चला कि आगे ब्रह्मपुत्र नदी आने वाली है। तो आने वाली है बोलना गलत होगा, क्यों गलत होगा मैं बता रहा हूँ आपको। तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए मैं अपने गोप्रो कैमरा ऑन किया। आपसे बताना ज़्यादा ज़रूरी था मुझे ब्रह्मपुत्र के बारे में और दिखाना भी था। तो फिलहाल ब्रह्मपुत्र के बारे में पहले आपको एक छोटा सा जानकारी दे देता हूँ कि ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसा रिवर है जो फीमेल नहीं है, ये एक मेल रिवर है। इसको नदीनी नाद बोला जाता है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला कि आती या स्त्रीलिंग वाला चीज़ों के लिए इस्तेमाल ब्रह्मपुत्र के लिए नहीं कर सकते। क्या कारण है, क्यों इसको नाद बोला जाता है, क्यों फीमेल रिवर बोला जाता है, ये तो मुझे नहीं पता। शायद नाम से ही ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा का पुत्र है इसलिए हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। पौराणिक का कारण हो सकते हैं, कुछ साइंटिफिक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ रिवर के पुल की ओर और मुझे भी देखना है इस नदी को। हालांकि इससे पहले मैं वेस्ट बंगाल में कलकत्ता जाने वाले रास्ते में इस रिवर को और भी देख चुका हूँ, लेकिन आसाम में पहली बार देखूँगा।
तो आसाम में इसका जो साइज़ है, इसका जो रूप है वो काफ़ी विकराल है, काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं ये जो सामने पुल है, ये पुल भी काफ़ी बड़ा है, डबल डेकर है। नीचे आई थिंक ट्रेन वाला पुल चल रहा है और साइड में एक और पुल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ब्रिज है, लोहे का बना हुआ है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। मैं थोड़ा सा खड़ा होकर के देखता हूँ, खड़ा होने से कुछ अलग व्यू दिखाई देगा। गोप्रो में तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन सच बता रहा हूँ साथियों, काफ़ी शानदार है ये ब्रिज। ये पुल में आज भी मतलब बड़े वाले जो नाव चलते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, वो उसका इस्तेमाल होता है। पहले किसी समय में हमारे देश में जितने भी जो बाहरी लोग थे वो रिवर के रास्ते ही इंटर करते थे, मतलब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गोदावरी जैसे जो बड़े रिवर हैं, जितने भी बड़े रिवर हैं, उन सभी बड़े रिवर में चला करता था बड़ा बड़ा नाव। लेकिन आजकल सभी रिवर में पता नहीं डैम के कारण से और बहुत सारे कारण से रिवर में नाव चलना बंद हो चुका है, लेकिन आज भी ब्रह्मपुत्र में नाव चलता है और काफ़ी खूबसूरत है ये, मतलब देख करके मज़ा ही आ जा रहा है। तो थोड़ा सा इसका लुत्फ़ लेता हूँ मैं और मज़े से। भाई साहब गुवाहाटी क्रॉस हो चुका हूँ मैं, और इसलिए चालू नहीं कर रहा था गोप्रो को, रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि बैटरी का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसे चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिलहाल चार्जिंग लगा करके अभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई खासा चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे बताना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि देखिए गुवाहाटी क्रॉस कर रहा हूँ, रात का वक्त हो चुका है, अंधेरा होना चालू हो चुका है। अब मैं कुछ खाना वाना खाने के बाद बस रुकने का, स्टे करने का प्लान करूँगा क्योंकि 600-700 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक। तो जी भाई साहब, इस तरह से आज का मेरा ये दिन समाप्त हुआ और आज के इस दिन में मैं गुवाहाटी से 15-20 किलोमीटर आगे निकल चुका हूँ नौगांव वाले रास्ते में। और यहाँ एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में यहाँ के ऑनर ने मुझे रुकने का परमिशन दिया। साथ ही साथ उन्होंने जब मैं टेंट लगा रहा था तो टेंट के लिए मना किया, और आप देख सकते हैं इस ओर यहाँ पे मेरे लिए खाट का अरेंजमेंट किया है। लो लाइट सिचुएशन है, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट आई होप आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, जिससे दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार के जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं भारत यात्रा को लेकर के, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।